तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13 सीबीएसई क्लास 12 न्यूक्लियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं और हम इसे बेसिक से हायर लेवल तक बिल्कुल डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और उसके बाद हम इसके जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई समझने से पहले आपको जानना ये जरूरी है कि एक एटम होता है, सबको पता है एटम होता है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है। तो आपको पहले तो ये जानना जरूरी है कि उनके नंबर्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं एक एटम के अंदर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना उसका नंबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर होता है जेड से रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट होता है। तो जहां पे भी आपका जेड लिखा आएगा वहां पे आप समझ जाइएगा कि वो एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन कितने होते हैं जी, जितने नेगेटिवली चार्ज उतने ही पॉजिटिवली चार्ज, तो प्रोटॉन भी जेड के बराबर ही होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन गाइस आपके होते हैं ए माइनस जेड। देखिए ये कैसा होता है ए माइनस जेड, ए इज एटॉमिक मास एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखिए अब एक एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही सारा मास होता है, मास सारा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक तो प्रोटॉन बैठा है और दूसरा कुछ है न्यूट्रॉन्स होते हैं, दूसरे और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। तो यार मास इसने सारा कवर करना है, अब न्यूक्लियस ने सारा मास कवर करना है। अब जो प्रोटॉन है वो तो कम है, वो तो जेड ही है सिर्फ, और जो न्यूट्रॉन है वो कितने होंगे। अब जो उसका एटॉमिक मास होगा ए माइनस जेड, तो ये आपका कितना क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होंगे, ये आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये काफी बेसिक चीजें थी, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करना है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये बताई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें हम पहले तो देखते हैं कि एक सिंबल से आप कैसे एक एलिमेंट को डिनोट कर सकते हैं। जैसे x आपका कोई भी सिंबल है, जैसे हीलियम के लिए He होता है, हाइड्रोजन के लिए H होता है, तो ये सिंबल है और उसके नीचे आप यहाँ पे Z लिखते हैं और A ऊपर लिखते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को डिनोट करना है, जैसे हाइड्रोजन को करना है या हीलियम को करना है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 2। तो 2 आप नीचे लिखेंगे और ऊपर उसका मास लिखेंगे, जैसे 4। तो ये एक जनरल तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। x is the symbol, z is the atomic number and a is the atomic mass। ठीक है, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं न्यूक्लियर रेडियस की तरफ। तो न्यूक्लियर रेडियस क्या है, न्यूक्लियर रेडियस जो होता है वो r से डिनोट किया जाता है, जिसका वैल्यू होता है r इज इक्वल टू r नोट a की पावर माइनस a की पावर 1/3। ये होता है आपका फॉर्मूला, r इज इक्वल टू r नोट a की power 1/3। A is the atomic mass and R naught is a constant। ठीक है, R naught आपका constant होता है, A is atomic mass होता है। ठीक है जी, और जो आपका ये मेजर किया जाता है is measured in Fermi, FERMI। ठीक है, और 1 फेरमी जो होता है वो आपका 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस इसका आपको यही बेसिक ही चाहिए, ज्यादा इसको एडवांस में मत लेके जाइए। ये न्यूक्लियर रेडियस है, जो कि न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है, जो कि r से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है r नोट इंटू 1/3 पावर ऑफ a। ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट होता है, ये आपका एटॉमिक मास होता है, और ये आपको फेरमी में मेजर किया जाता है, और उसकी अगर 1 फेरमी की वैल्यू देखी जाए तो 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होती है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो नेक्स्ट सेशन में गाइस हमारा जो आता है वो आता है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी
न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी भी काफी इजी टॉपिक ही है, ये भी बेसिक ही है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है जी मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है आपका न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, और इसे आप जो है इसको आप लिखिए कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ ए, यानी कि ये एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता। ये काफी बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको एक बार ये याद ही रखना है, क्योंकि जेईई मेंस और नीट के लिए आपको इंपॉर्टेंट है ये, जेईई और नीट के लिए। सीबीएसई वालों के लिए ये ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होता है मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, और जो आपका ये होता है न्यूक्लियर डेंसिटी, इसका जो रेंज होता है दैट इज 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, दिस इज द रेंज। ठीक है, ये आपकी रेंज होती है, क्योंकि ये बेसिक ही है तो इसको ज्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है, बस आपको सिर्फ याद रखना है हर एक कंसेप्ट को। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, तो एक बार आप देख लीजिए। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है एंड आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, जैसा कि वैसे तो हमने ये प्रीवियस जो है 9th क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पर आपको फटाफट से इसे रिपीट कर देते हैं। आइसोटोप क्या होता है? जिसका टॉप डिफरेंट हो, टॉप डिफरेंट। आइसोबार क्या होता है? जिसका बेस डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट। ठीक है, ये तो आप एक बार याद कीजिए, उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा। यानी कि टॉप डिफरेंट हो तो हम उसे लिखते कैसे थे? एक्स ए जेड, ऐसा लिखते थे। टॉप डिफरेंट यानी कि सेम क्या है? बेस सेम हो, यानी कि ऐसे नंबर जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर द टॉप इज डिफरेंट, द एटॉमिक मास इज डिफरेंट, लाइक H11, H12, H13, these are the isotopes ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था कि आपको टॉप डिफरेंट हो। अब इस पे आ जाते हैं, ये है बेस डिफरेंट हो, यानी कि द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट द एटॉमिक मास इज सेम। हियर द एग्जांपल इज NaNe। ठीक है, इसका मास जो होता है 22 होता है, एटॉमिक नंबर एक 10 भी आता है, एक 11 भी आता है। तो मतलब जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो पर एटॉमिक मास सेम हो। ठीक है, अब आइसोटोन्स की बात करते हैं। आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें जो है हमारा न्यूट्रॉन सेम हो, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स था वो क्या था? A माइनस जेड, यानी कि A माइनस जेड आपका क्या हो? कांस्टेंट हो, वो होता है आइसोटोन्स। तो इसका जो एग्जांपल है गाइस वो है Cl and K, Cl and potassium, it is 37, it is 17 ही होता है ना क्लोरीन का, और जो पोटेशियम होता है वो होता है 39 एंड 19। तो आप देखिए 20 इज द डिफरेंस, A माइनस जेड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि A माइनस जेड जिसमें कांस्टेंट हो वो क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं। जिसमें बेस चेंज हो, बेस डिफरेंट हो, वो आइसोबार होते हैं। जिसमें टॉप डिफरेंट हो वो होते हैं आइसोटॉप्स। तो ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। अब एक बार आप देख लीजिए, फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्योंकि हम बेसिस से चल रही हैं तो बिल्कुल बेसिक ही एक बार उठाते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं उनके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। दे आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो इट डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता।
इट इज वैलिड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये थोड़े से डिस्टेंस के लिए ही वैलिड है। चौथा जो पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये आपका चार्ज का इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपके कुछ न्यूक्लियर फोर्सेस के पॉइंट हैं जो आपको कहीं भी मतलब ज्यादा यूज नहीं आएंगे, सिर्फ एक बार ऊपर से आपको बताना था इसलिए बता दिया है। उसके बाद हम चल रहे हैं गाइस मास डिफेक्ट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास डिफेक्ट क्या होता है? अब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें डिफेक्ट होता है, यानी कि हल्का सा एरर, उसे ही हम डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट हम ऐसा डिस्कस करेंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा मास डिफेक्ट क्या था। तो मास डिफेक्ट यानी कि भाई डिफेक्ट है कहीं मास में। तो मास यार होता क्या है? अब देखिए, ये एटम के न्यूक्लियस में ही सारा मास है, न्यूक्लियस में ही सारा मास है। ठीक है, तो देखिए डिफेक्ट आया तो आया कहां? अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर मैं अगर तोड़ के देखूं न्यूक्लियस को, तो क्या क्या है? एक तो है जी प्रोटॉन, दूसरा क्या है? दूसरा है जी न्यूट्रॉन। तो ये दो चीजें ही है जो न्यूक्लियस है, या तीसरी भी कोई चीज है? नहीं है ना, तो यही चीजें हैं। तो देखिए मास डिफेक्ट यानी कि डेल्टा एम क्या है? इट इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि यही एरर आया। एरर क्या है? इसका मास जोड़ूं, इसका जोड़ूं और इसे माइनस कर दूं, तो यही एरर बता देगा। इन दोनों के अलावा कुछ है नहीं। मतलब अगर कुछ गड़बड़ी है तो इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें से माइनस कर दूं जो टोटल मास दिया हुआ है, जो एक्चुअल मास है, तो आपको पता चल जाएगा कि एरर का है। बिल्कुल यही तो है। अब प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन आपके पास है जी, कितने होते हैं प्रोटॉन हमने डिस्कस किए थे, जेड के बराबर होते हैं। और न्यूट्रॉन होते हैं जी ए माइनस जेड के बराबर। ठीक है, तो जेड न्यूट्रॉन यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, जेड इंटू एमपी मास ऑफ ईच प्रोटॉन, mp is the mass of each proton into z plus a minus z into mass of each neutron minus nucleus का mass of nucleus। तो यही आपका जो है डिफेक्ट, मास डिफेक्ट होता है। सिंपली दिस इज द मास डिफेक्ट। एक बार आप इसे देखिए, कुछ भी नहीं है, डेल्टा m इज इक्वल टू z, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि एक प्रोटॉन का मास mp है, तो अगर z प्रोटॉन है यानी कि z प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि अगर एक भी हो सकता है z, दो भी हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है z, तो उसका मास टोटल कितना हो गया? z इंटू mp। और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है जी a माइनस z, और एक का मास है mn, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और माइनस किसे? मास ऑफ न्यूक्लियस, जो कि टोटल इस न्यूक्लियस का मास है। यही है मास डिफेक्ट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इजी कांसेप्ट है। बस मास डिफेक्ट को आपको यहीं से ही ध्यान में रखना है कि कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं। एक बार आप गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, जो कि है बाइंडिंग एनर्जी का कांसेप्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी का कांसेप्ट बिल्कुल आसान है अगर आपको ये मास डिफेक्ट समझ में आ गया। तो एनर्जी क्या होती थी जी? आइंस्टाइन थ्योरी कहती है कि एनर्जी जो होती है mc² के बराबर होती है, और बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो डेल्टा mc² के बराबर होती है। तो देखिए डेल्टा m है, c² से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपकी बाइंडिंग एनर्जी है, बस और कुछ भी नहीं है बाइंडिंग एनर्जी में। और आपको अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछ ले तो बस आपको इसे c² से मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो ये c² की वैल्यू आती है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो मैं फटाफट से लिख देता हूं ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। दैट इज इनटू 49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू। ठीक है, और ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, वो होता है जी Eb, जो कि बाइंडिंग एनर्जी है बाय A। सो इट इज Eb बाय A। ये आपका होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, और जितना ज्यादा ये आपका वैल्यू होगा उतना ही स्टेबल ज्यादा होगा आपका सब्सटेंस, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपको अब अगले जो सीरीज है उसमें हम देखेंगे
बाइंडिंग एनर्जी कर्व, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। तो एक बार आप इसे देख लीजिए गाइस। अब हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है और कैसे बनेगा, ये हम बिल्कुल ब्रीफ डिस्कस करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ भी नहीं है, यहाँ इस साइड पे आपकी एनर्जी है y एक्सिस पे, और जो x एक्सिस पे आपका एटॉमिक मास है। तो आपका कुछ ऐसा ये ग्राफ आता है, ये फिक्स्ड ग्राफ है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी और वो नहीं है। आपको मैं एक बार बता देता हूं कि इसे याद कैसे करना है। तो देखिए 1 2 3, 3 आपका स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, उसके बाद 3 बार आपका ऐसा आएगा, 3 बार आपका ऐसा ऊपर से नीचे गिरेगा पॉइंट, और उसके बाद आपको इंक्रीज करके ऐसे डिक्रीज बनाना है। तो यानी कि 3 बार आपको बिल्कुल सीधा बनाना है, उसके बाद ऐसे 3 बार, उसके बाद बिल्कुल ऐसा, मतलब एक जगह उठा के और आपको डाउनवर्ड की तरफ ये लेके जाना है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, और इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको मैं फटाफट से बता देता हूं। एक तो जो आयरन होता है, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल, ये कंसेप्ट निकल के आता है सामने बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, क्योंकि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सबसे ज्यादा है इस कर्व के अंदर। तो जो आयरन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। दूसरा जो आपका निकल के आता है कि ये एटॉमिक नंबर के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देखिए एटॉमिक नंबर के अगर डिपेंडेंट होता तो मतलब या फिर ये वाले की ज्यादा होती या इस वाले की ज्यादा होती, पर ये एटॉमिक नंबर के इंडिपेंडेंट है। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस है, जो कि आपका न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के लिए काम आएगा, कि आपका स्मॉल एटम एंड हाईएस्ट एटम या लार्जेस्ट एटम कह सकते हैं, लार्जेस्ट एटम is also unstable, is also not more stable। यानी कि ये फिक्स नहीं है कि भाई जो बड़ा एटम है वही ज्यादा फिक्स होगा, या जो बड़ा एटम है वही ज्यादा स्टेबल होगा, या जो स्मॉल एटम है वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये इस कर्व से पता चलता है। तो कर्व एक बार आप देखिए, कुछ भी नहीं है कर्व, अगर आपको बनाना आ जाता है, क्योंकि ये याद ही करना है कर्व को, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। बस आपको एक बार देखना है कि 3 बार इसे सीधा लेके जाना है, उसके बाद 3 बार ये डॉट से मिलाने हैं 1 2, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके ये डाउनवर्ड, ठीक है। एक बार आप खुद से बना के देखिएगा, ये बन जाएगा। और ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को कैसे रेफर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से कंसेप्ट निकल के आया था। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन, तो गाइस न्यूक्लियर फिजन होता है लार्जर एटम का स्मॉलर में ब्रेकडाउन होना, ठीक है। लार्जर एटम का स्मॉलर एटम में ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। क्यों होता है ये ब्रेकडाउन, आपको रीजन जो लिखना है वो ये लिखना है, बिकॉज लार्जर atoms are not very stable। यानी कि क्योंकि ये ग्राफ हमने आपको दिखाया कि जो लार्जर होता है वो हमेशा स्टेबल नहीं होता, तो आपको यही रीजन इसमें लिखना है, जो कि आपको न्यूक्लियर फिजन की तरफ इशारा कर रहा है कि न्यूक्लियर फिजन होगा। क्योंकि अब हर एक जो है एटम है वो हैवियर न्यूक्लियाई है, वो जो है उसका जो मतलब बाइंडिंग एनर्जी है वो इसके बीच में लाई करता है, लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वो अपने आप को स्टेबल रेंज में लाना चाहता है, तो इसलिए ये जो बड़े एटम होते हैं हैवियर न्यूक्लियाई होता है, कह सकते हैं हैवियर न्यूक्लियाई होता है, वो आपको स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेकडाउन हो जाते हैं अपने आप। तो वही होता है न्यूक्लियर फिजन। तो उसके बाद हम गाइस चल रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ, एक बार आप इसे देख लीजिए। अब हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये इक्वेशन को गाइस देख लीजिए, ये न्यूक्लियर फिजन की एक इक्वेशन है जिसमें आपका जो एक हैवियर न्यूक्लियाई है वो एक 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में बढ़ चुका है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चल रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है द जॉइनिंग ऑफ 2 स्मॉल nuclei to form a
heavier nuclei and become a stable nuclei. Small जो है nuclei आपका will combine to form a heavier या larger कह लीजिए या heavier nuclei which is more stable. तो उसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन. इसे आप कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. तो आपको एक इसका भी एग्जांपल देख लेना चाहिए which is H11 plus H11 will give you helium 4 2 plus 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का एक रिएक्शन है. बाकी आपको कुछ नहीं करना. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो न्यूक्लियर फिजन जो होता है, फिजन में हैवियर जो न्यूक्लियर होता है, हैवियर न्यूक्लियाई विल सब्ट्रैक्ट इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, या कहे कि कम मास वाला न्यूक्लियाई में वो स्प्लिट हो जाता है. और जो फ्यूजन होता है उसमें आपका स्मॉल न्यूक्लियाई जो होता है वो हैवियर न्यूक्लियाई बन जाता है. तो यही है, सिर्फ किसके कारण हुआ? ये बाइंडिंग एनर्जी को, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. तो आशा करते हैं गाइस आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे. और हम जेईई मेंस और नीट के लिए भी इसका एक स्पेशल वीडियो लाएंगे गाइस. तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देखें.